जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आपको पता है कि भाई सीडीएस के लिए एक जबरदस्त बैच लॉन्च किया जा चुका है कार्तिक चौधरी चैनल पर, और यहां पर आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये ज्योग्राफी की क्लास होगी, और इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों इंडिया के बारे में। आप सभी को पता है कि भारत जनरली यहां से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें अगर मैं सबसे पहले तो ज्योग्राफी के वेटेज की बात कर लेता हूं। ज्योग्राफी के वेटेज में अराउंड अब 20 क्वेश्चंस के आसपास ऑन एन एवरेज मान के चलो, और इन 20 क्वेश्चंस में से जनरली डिवाइड बाई 2 कर दो तो ये क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं किसके, इंडियन ज्योग्राफी के। और इंडियन ज्योग्राफी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ मैं उन्हीं की बात करूंगा, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अराउंड 2 मंथ्स के आसपास का टाइम है। जो लोग जॉब्स करते हैं या जो लोग अपने यूनिवर्सिटी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके साथ साथ, या कॉलेज जाते हैं, या फिर हो सकता है कि उनके पास टाइम कम हो, अगर वो जॉब्स भी करते हैं तो वो थोड़े टाइम में ही इन लेक्चर्स से अपनी चीजें समझ लें। और एक बेसिक से लेकर के मैं कह सकता हूं कि एक मॉडरेट स्टडी आप इन्हीं लेक्चर से केवल कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो हमारे साथ बैच में ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें पॉपुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पॉपुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। दूसरे जो क्वेश्चन आते हैं वो दोस्तों इंडिया की जो मीडियन एज है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं माध्य आयु, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो वो हैं फिर आपके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, या फिर इंडिया की जो कोस्ट लाइन है यहां से, या फिर इंडिया के जो फारदेस्ट पॉइंट हैं वहां से। फारदेस्ट पॉइंट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई बताओ नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इस तरीके के क्वेश्चंस जनरली आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे भारत के बारे में, भारत के नाम के बारे में स्पेशली आपको पता होना चाहिए। देखिए आप यहां पर देख पा रहे हैं कि आर्यावर्त भी भारत का एक नाम हुआ करता था, और अभी भी बहुत सारे लोग जो आरएसएस के लोग हैं स्पेशली वो आर्यावर्त पर काफी ज्यादा फोकस करते हैं, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि यह माना जा रहा है कि भारत में एक जनजाति थी जिसको हम लोग आर्य कहते हैं, और आर्य का जनरली मीन्स होता है जो सुपीरियर है, ठीक है, या हिंदी में अगर कहा जाए तो जो श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ है, जो बेटर है दूसरों से। तो आर्य भारत में ऐसा माना जाता है कि शुरू से ही रहते आए हैं। अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग लोगों ने बताया कि भारत में आर्य यहां से आए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं, मैक्स मूलर ने भी मध्य एशिया के बारे में कहा, सेंट्रल एशिया से आए। दयानंद सरस्वती का मानना था कुछ और, कुछ लोगों ने कहा तिब्बत से आए। तो आर्यों के बारे में अलग अलग मत है, लेकिन अभी डीएनए का जो एनालिसिस हुआ है लखनऊ की हमारी लेबोरेटरी के अंदर, वहां से यह बात क्लियर हुई है कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, बल्कि आर्य भारत की ही एक मूल निवासी यानी कि एंडेमिक स्पीशी है, भारत के ही लोग थे आर्य। दूसरा जो नाम है दोस्तों यहां पे वो है हिंदुस्तान। ईरानियन जो लोग अटैक करते थे भारत के ऊपर, या जो लोग आक्रमण करने के लिए वेस्टर्न साइड से आते थे भारत के पश्चिमी हिस्सों से, तो वो लोग क्योंकि भाषा नहीं बोलते थे हमारी, उनकी अपनी एक दूसरी भाषा है। जैसे ईरानियन अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो उन लोगों ने जब भारत में घुसने पर, एंटर करने पर सिंधु शब्द यूज किया, क्योंकि वहां पे इंडस एक नदी है, तो सिंधु शब्द में स शब्द वो नहीं बोल पाए, और उन्होंने स की जगह सिंधु, हिंदुस्तान जो शब्द उन्हें कहना तो चाहिए था सिंधुस्तान, लेकिन उसकी जगह पे उन्होंने हिंदुस्तान शब्द उन्होंने यूज करा। लेकिन जब उन्होंने सिंधुस्तान बोला तो उसके स्थान पर उनके मुंह से निकल के क्या आया बाहर, हिंदुस्तान। अब मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल दूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, ना सुना हो तो आप लोग चेक कर सकते हैं, गाना है वो धड़कन धड़कन। तो धड़कन शब्द ना बोल करके आप ध्यान से सुनना, तो वो जो वहां सॉन्ग को जो गा रहे हैं, जो सिंगर हैं, वो बार बार धड़कन की जगह दड़कन बोलते हैं। तो कुछ सर्टेन लैंग्वेजेस में हम कुछ वॉवेल्स को, कुछ अल्फाबेट्स को उस तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाते जो उनको एक्चुअल में प्रोनाउंस करना चाहिए। तो हेंस की सिंधुस्तान कहना चाहते थे, कहा भी, लेकिन मुंह से निकल के क्या बाहर आया, हिंदुस्तान। उन्होंने हिंदुस्तान कहा नहीं है, कहा तो उन्होंने सिंधुस्तान ही है, लेकिन उनके मुंह से निकल ही नहीं सका ये शब्द, स वर्ड नहीं निकल पाया, ठीक है। अब आते हैं कि भाई इंडिया कहां से वर्ड आ गया। तो जो ग्रीक लोग हैं वो जब इंडिया के अंदर आए, और आपको पता है कि सिकंदर का आक्रमण भारत के अंदर हुआ था, उसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडिया के अंदर इन्वेजन माना जाता है।
तो जब ये अटैक हुआ इंडिया के अंदर अलेक्जेंडर के टाइम पे, तो उन्होंने सिंधु जो नदी है उसको इंडस, आपको पता है नाम उन्होंने दिया है, और ये जो इंडस नाम ये दिया गया उसकी वजह से उसके आसपास का जो रीजन है वो क्या हो गया, इंडिया नाम से जाना जाने लगा। सेम वे में अगर मैं भारतवर्ष की बात करूं तो भारत के एक बहुत ही फेमस किंग थे जिनका नाम था भरत, तो भरत के नाम पर भारत का नाम रखा गया। अब यहां पर दो चीजें आ जाती हैं, थोड़ी सी दोस्तों हिस्ट्री जो है वो इसके साथ में मिक्स हो जाती है। कई लोग ये कहते हैं कि भारत जो नाम रखा गया है इसके पीछे के कारण में एक कारण यह है कि एक किंग थे जिनका नाम था भरत, इनके नाम पर भारत का नाम रखा गया है। बहुत बहादुरी की इनकी कहानियां हैं कि ये शेरों के बच्चों में बीच में जाके खेलते थे जब ये छोटे थे, और उसके साथ साथ उनके दांत गिना करते थे, तो ये ऐसे ब्रेवरी की एक वैलोर की बात आ गई। दूसरी तरफ आ जाएं तो भारत जो नाम आता है ये आता है भरत जन से, ठीक है, भरत जन। अब आप कहेंगे सर ये जन क्या है, तो जन एक तरीके से ट्राइब हम कह सकते हैं, भरत नाम की एक जनजाति थी, ट्राइब थी, जिसके वजह से भारत का नाम पड़ा है। अब आप कहेंगे सर ये नाम का एविडेंस कहां मिलता है, तो इसका जो एविडेंस हमें मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में एक बैटल का नाम आया है, एक युद्ध का नाम आया है, और वो युद्ध है उसको बोलते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स। भाई ये जो बैटल हुआ था ना 10 किंग्स का, इसमें एक तरफ क्या था, दो लोगों के बीच में, मेनली ये इंटेलेक्चुअल लोग थे, उनके बीच में ये लड़ाई हो रही है। तो एक तरफ है उनका नाम है विश्वामित्र और दूसरी तरफ है वशिष्ठ। दोनों ही भगवान राम के गुरु माने जाते हैं। तो विश्वामित्र के जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 10 किंग्स यहां पे, और दूसरी तरफ इनका केवल एक स्टूडेंट है, और वो जो एक स्टूडेंट है वो किस ट्राइब का है, भरत नाम की ट्राइब का है। और अल्टीमेटली किंग का नाम है सुदास, और अल्टीमेटली सुदास जो किंग थे वो इस बैटल को भैया क्या हो जाता है, जीत जाते हैं। तो यहां पे हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो बैटल वो जीतते हैं सुदास नाम के जो रूलर थे, इस वजह से क्योंकि वो एक भरत नाम की ट्राइब से बिलोंग करते थे, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि टोटल अब जो जमीन है ना वो किसकी हो चुकी है, भरत लोगों की हो चुकी है, ठीक है। ऑल द लैंड्स नाउ बिलोंग टू भरतास। समझ गए आप, यानी कि भरत जो लोग हैं ना, भरत नाम की ट्राइब के जो लोग हैं उनसे अब वो लैंड बिलोंग कर रही है। तो यहां पर हम समझ गए कि पूरी जमीन अब भरतों ने कब्जा कर ली है, पूरी भारत की जमीन को भरत लोगों ने कब्जा कर लिया है, इसीलिए लैंड को भारत कहा जाने लगा। भारत मींस भरतों की भूमि। बात समझ में आ गई ये वाली। चलो आगे आ जाते हैं। तो ये हमने नाम के बारे में देखा। अब आता है कि भाई इंडिया की शेप, कई बार पूछ लेता है कि इंडिया की शेप कैसी है। तो इंडिया की जो शेप है ना वो एक चतुर्भुज जैसी है, क्वाड्रेंगुलर शेप है। इसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट इस तरह से 4 पॉइंट्स भी बन जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है भाई, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कितने डिग्री, कौन सी वाली लाइन नॉर्थ में कितने डिग्री तक हमारी सीमा बनाती है। तो ये जो हमारा नॉर्दर्न पॉइंट है ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। इधर आ जाते हैं साउथ में, तो ये है भाई, इसको बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। यहां पर आ जाते हैं अंडमान निकोबार में, तो ये है भाई 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। यहां पर आ जाते हैं तो थोड़ा 97 के बाद भी क्लियर है, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यहां पर आ जाते हैं 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो आप समझ गए होंगे, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, भारत के ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी कि ये वाला जो हो जाएगा ये तो साउथ का हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे फारदेस्ट साउथ, यानी कि इससे साउथ में और कोई अब नहीं है। तो उस पर भी मैं अभी बात करूंगा। शेप हमारा क्वाड्रेंगुलर है। नॉर्थ से साउथ तक जाओगे तो डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट तक अगर हम लोग मूव करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर की है। अब थोड़ा सा यहां पर मैं आप लोगों के साथ में एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। जैसे मान लो ये भारत है, ठीक है। अब आप सभी जानते हो कि भारत की जो लैंड्स हैं वो 2 प्रकार की हैं। यहां पर जो हमारे पास में आइलैंड्स हैं तो इनको बोलेंगे हम आइलैंड रीजन या आइलैंड रीजन ऑफ इंडिया,
आइलैंड रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना कि अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना तो शायद दोबारा से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अगर एक बार आपने सही से स्टडी कर ली और रिवाइज कर लिया तो देखो जो एग्जाम में आएगा उतना आप कर लोगे। और ये बात मैं भरोसा दे रहा हूं आपको, हम पिछले कई सालों से इवन एटलीस्ट 8 to 9 ईयर्स से मैं लगातार सीडीएस एंड एनडीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स हम लोग आपको सॉल्व कराएंगे, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपको एमसीक्यूज कराएंगे, जिससे कि आपको 100% और रिवीजन भी हम ही लोग कराने वाले हैं। तो आप चैनल पे बस जुड़े रहें, अपने कमेंट्स में बताएं कि सर हम लोगों के सामने ये प्रॉब्लम है, या इस सेक्शन के पहले लेक्चर लेके आइए तो पहले वो क्लियर हो जाए। आप जो भी चाहें तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यू जो भी होगा वो सब आपके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे सेटल करेंगे। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये है जिसको हम लोग बोलते हैं मेन लैंड। अब यहां पे क्वेश्चन दोस्तों ये आ जाता है कि ये है नॉर्दर्न पॉइंट, ये है सदर्न पॉइंट, ये है ईस्टर्न पॉइंट और ये है वेस्टर्न पॉइंट। ठीक है, लेकिन ये भी तो सदर्न पॉइंट है, तो इसको बोलते हैं फार साउथ। फार साउथ, फार साउथ इसको बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि ये जो फार साउथ है ना, ये इंडिया का फार साउथ है, इंडिया का जो मेन लैंड है उसका नहीं है। ठीक है, मेन लैंड का जो साउथ होगा वो होगा, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, केप कॉमोरिन के नाम से। केप कॉमोरिन, जिसको जनरली हिंदी में कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। तो बस थोड़ा सा फोकस करके, थोड़ा सा भी अगर आप लोग कंसिडर करके चलोगे, ऑब्वियस सी बात है कर लोगे इसको। इस पॉइंट को हम दो नामों से जानते हैं। इसका एक नाम है पार्सन्स पॉइंट। पार्सन्स पॉइंट, पार्सन पॉइंट इसको इसलिए कहते हैं, एक ब्रिटिश नेवी का ऑफिसर था लेफ्टिनेंट पार्सन्स करके, उसके नाम पर वो एक्सप्लोरर यूनिट का पार्ट था। जब यहां अंडमान निकोबार में एक्सप्लोर कर रहे थे ब्रिटिश, सर्च कर रहे थे अलग अलग आइलैंड्स के बारे में और चीजों के बारे में, क्या वहां पे उगता है, क्या वहां से हम बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो ये लेफ्टिनेंट पार्सन्स इसका पार्ट थे। तो पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। और साथ ही साथ इसका एक और नाम है, वो इंदिरा पॉइंट है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखें और स्पेलिंग विशेष रूप से ध्यान रखनी है। कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में एरर फाइंड आउट करने के टाइम पे आपको ऐसे स्पेलिंग उठा के दे देता है और फिर आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आपने ज्योग्राफी भी ध्यान से नहीं पढ़ी। आप अगर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि चीजें जो है वो वहीं पे घूम रही हैं, वहीं उन्हीं सिलेबस की चीजों में चीजें घुमा रहा है वो यूपीएससी ना। चलो आगे आ जाते हैं। तो एक्सट्रीम पॉइंट में बात करें तो भाई ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं इंदिरा, इंदिरा कोल। ये हमारा नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, सबसे उत्तरी पॉइंट है ये हमारा। इधर आ जाते हैं दोस्तों, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं किबिथु। ठीक है, किबिथु। कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि किबिथु हमारा सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट नहीं है, बल्कि यहां पे काहू नाम का विलेज है जो हमारे इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है एक्चुअल में। आर्मी के भी ऑफिसर्स कुछ बताते हैं ये बात। इधर आ जाते हैं तो दोस्तों यहां पे आ जाता है, इसको बोलते हैं गुहार मोती। गुहार मोती, कभी कभी लोग इसको गौर माता भी कह देते हैं, गौर मोती, गौर माता, इस तरीके के नाम से भी इसको यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, वेस्टर्न पॉइंट है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। और ये जो पॉइंट है यहां पर आप जो देख रहे हैं ये वाला स्पेशली पार्ट, इसको हम लोग दोस्तों किस नाम से जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। एक बार फिर से आप ध्यान रखें इस बात का, ये है पार्सन्स, पार्सन्स, ये है पिग्मेलियन और ये है इंदिरा। 2004 में 2004 में जब यहां पे सुनामी आया था तो ये एरिया दोस्तों डूब गया था। तो जो पिग्मेलियन नाम का पॉइंट था वो डूब गया था। उसके बाद जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है उसी को पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट के नाम से अब रीनेम कर दिया है। बाकी इसमें और कोई खास बात नहीं है। अच्छा, अब आते हैं भाई इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं उन पे। एक तो ये क्वेश्चन बार बार हमें रिपीट मोड पे देखने को मिलता है कि ये बताओ कौन सा जीरो लाइन, कौन सा ऐसा रीजन है जिसके बीच में जीरो लाइन है। तो बांग्लादेश के
और त्रिपुरा के बीच में क्या है, जीरो लाइन है। बांग्लादेश वही है जिसको हम लोग ईस्ट पाकिस्तान कहते थे पहले, यही ईस्ट पाकिस्तान 1971 में क्या बन चुका है, बांग्लादेश बन चुका है। और ये जो बांग्लादेश है, इससे जो लैंड का हमारा डिस्प्यूट था उसी से रिलेटेड है 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 100वां जो संविधान संशोधन है। प्लीज एक बार मेरी राय रहेगी कि आप लोग ये वाला पार्ट ना होमवर्क ले लो अपना, इसको आप लोग एक बार सर्च करना, तो थोड़ा सा आप लोगों के मन में एक चीज जरूर आएगी कि हाँ जो सर बोल रहे हैं ना वो वैलिडिटी के साथ बोल रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको अगर आप करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि चीजें एक्चुअल में एक जाल में जुड़ी हुई हैं, सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है भाई, जुड़ी हुई हैं सारी चीजें। मैकमोहन लाइन के बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। मैकमोहन जो लाइन है ये बहुत बार आपने देखा होगा मैकमोहन नाम इसका आता है, जबकि आप ध्यान से देखेंगे हिंदी में ये नाम बहुत ही गलत है। इसका जो एक्चुअल नेम है वो है मैकमोहन, ठीक है, मैकमोहन ये इस लाइन का नाम है। तो ये जरूर ध्यान रखें, जहां जहां पर आपको नाम गलत मिलता है उसको एक बार पॉइंट आउट जरूर कर लें। और आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो पार्ट है ये भाई ऑलरेडी पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। यहां पर हम देखते हैं कि ये वाला जो रीजन है ये पुरानी वाली रेड क्लिफ लाइन है और ये वाली भी ओल्ड रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ एक ब्रिटिश पर्सनैलिटी थी या एक बंदा था रेड क्लिफ नाम का, जिसने भारत में पाकिस्तान की सीमाओं का डिमार्केशन किया था। इसके साथ हम देखते हैं यहां पे कि जो ड्यूरेंट लाइन है उसके बारे में और टोटल जो हमारा कोस्ट लाइन है, हालांकि हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसके बारे में स्पेशली आप देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसको अदर किस नाम से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं सेवन सिस्टर। लेकिन दोस्तों इसमें एक और स्टेट जुड़ गया, तो अब इसका नाम है एट सिस्टर्स। भारत का सबसे पूर्वी भाग है ये, और ये जो सबसे पूर्वी भाग है भारत का, कल्चरली भी बहुत डाइवर्स है दोस्तों। कितना बड़ा एरिया है इसका, 2,62,230 स्क्वायर किलोमीटर या 101,250 स्क्वायर माइल्स। लगभग हम कह सकते हैं कि 8% है ये भारत के क्षेत्रफल का। अगर 8 सिस्टर लगाएं, 7% है अगर 7 सिस्टर्स को इंक्लूड करें, एक्सक्लूडिंग सिक्किम, सिक्किम को अगर निकाल दें जो कि बाद में जोड़ा गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है और इसमें जो स्टेट्स कंप्राइज करते हैं उन स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है इसका जो बॉर्डर है ना वो चाइना के साथ भी लगता है, प्लस म्यांमार के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है, और प्लस इसके साथ साथ वेस्ट में देखो, ये अगर अरुणाचल प्रदेश है तो ये वाला जो रीजन है इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, भूटान के नाम से। तो ये आप देख सकते हो 3 कंट्रीज के साथ कनेक्ट करता है। तो यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो इंटरनेशनली 3 कंट्रीज के साथ कनेक्ट करता है। अगर मैं असम की बात करूं दोस्तों तो देखो यहां पे ये भूटान के साथ में कनेक्ट कर रहा है। यहां पे मैं अगर बात करूं तो ये यहां बांग्लादेश के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो ये 2 कंट्रीज के साथ कनेक्ट करता है, उनमें से एक है भूटान और दूसरा कंट्री है बांग्लादेश। मणिपुर की अगर मैं बात करूं, मेघालय की अगर मैं बात करूं और मिजोरम की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आप देख सकते हो मेघालय केवल और केवल एक ही कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है और वो है बांग्लादेश, ठीक है। अगर मैं बात करूं मणिपुर की, यहां पे आप देख सकते हैं केवल और केवल एक ही कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है, इसका नाम है म्यांमार। अगर मैं बात करूं दोस्तों मिजोरम की, तो ये यहां पे 2 कंट्रीज के साथ में जुड़ा हुआ है, जिनमें से एक कंट्री है दोस्तों बांग्लादेश और दूसरा कंट्री है यहां पे म्यांमार। अगर मैं बात करूं नागालैंड की, तो ये दोस्तों किसके साथ में, म्यांमार के साथ में जुड़ा हुआ है, ये म्यांमार से कनेक्ट करता है। अगर मैं बात करूं सिक्किम की, तो सिक्किम दोस्तों भूटान के साथ भी जुड़ता है और प्लस बांग्लादेश के साथ में भी जुड़ता है। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं सिक्किम के जस्ट नीचे अगर हम बंगाल को हटा दें, बंगाल का बहुत थोड़ा सा पार्ट है, तो टेक्निकली तो हमें नहीं बोलना चाहिए कि ये जुड़ रहा है, लेकिन हाँ ये चिकन नेक कॉरिडोर के रीजन में आता है। ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं चिकन नेक कॉरिडोर। और ये रीजन जो है ना ये बहुत ही फ्रेजाइल रीजन है, बहुत ही वल्नरेबल रीजन है। ऐसी स्ट्रिप अगर कोई सिक्किम तक आ जाए और उसके बाद में इतना पार्ट जो बीच में यहां पे आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है बंगाल का, इसके साउथ में यहां पे है बांग्लादेश। अगर चाइनीज गवर्नमेंट बांग्लादेश के साथ मिल गई
या बांग्लादेश की गवर्नमेंट चाइना के साथ मिल गई और उन्होंने इस रीजन में अपने फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है ना वो हमारे रेस्ट ऑफ द इंडिया से क्या हो जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। और वहां पर हमारी फोर्सेस पैदल यानी कि हमारी जो आर्मी है वो नहीं जा सकेगी, केवल हमारे पास एक्सेस होगा एयरफोर्स का, नेवी भी नहीं जा सकती क्योंकि नीचे बांग्लादेश है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखने वाला पॉइंट है, तो ये ध्यान रखना है। तो सिक्किम के साथ में एक तरफ कौन, भूटान, एक तरफ कौन, नेपाल, और एक तरफ चाइना। भूटान प्लस नेपाल प्लस नेपाल एंड प्लस चाइना, तो ये जरूर ध्यान रखें। एंड त्रिपुरा के साथ में दोस्तों कौन जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश जुड़ा हुआ है। तो ये जरूर ध्यान रखें। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके बारे में स्पेशली आपको ये पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सा कंट्री, कौन सा स्टेट जोड़ता है आपस में, या कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो किन किन कंट्रीज से जुड़े हुए हैं, ये पूछ सकता है। सिक्किम को जोड़ा गया है 2002 में। सिक्किम पहले पार्ट नहीं हुआ करता था और सिक्किम में इंडिया का दोस्तों ये फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इसको कहा जाता है, यानी कि भारत का पहला जैविक राज्य। ऑर्गेनिक फार्मिंग के मामले में इसको यूनाइटेड नेशंस फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड भी मिल चुका है। यूनाइटेड नेशंस फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड ये तभी मिलता है जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य कर रहे हो, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स के डिमोरलाइजेशन का अगर आप काम कर दो, कोई कंट्री अपने न्यूक्लियर वेपन्स के आर्सेनल को नष्ट कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे और बोले कि आई वाउ टू नेवर यूज एंड नेवर शोकेस, नेवर इन्वेंट एनीथिंग रिगार्डलेस ऑफ अटैक्स। कोई अटैक कर रहा है, मैं बिल्कुल नहीं इस बात की चिंता करूंगा, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं, लेकिन मैं न्यूक्लियर वेपन्स को पूरे तरीके से खत्म कर रहा हूं अपने कंट्री से, तो वो चीज फिर यूनाइटेड नेशंस फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड के अंतर्गत आएगी और तुरंत उसको यह अवार्ड दिया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन देखो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। अब मैं बात करता हूं यहां पे दोस्तों बॉर्डर्स की। आपने पता होगा भारत की जो सीमाएं हैं, साउथ को तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, पहले नॉर्थ को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और इसका तरीका क्या है, ये डमी मॉडल, ये ध्यान रखें, और इस डमी मॉडल को बड़े आसानी से आप लोग बना सकते हो अपने घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। इसीलिए मैं एक्चुअल मैप नहीं बना रहा, एक्चुअल मैप बनाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मैंने पीछे ही बनाया था जस्ट, लेकिन जस्ट टू कि भाई सब लोग नहीं बना पाएंगे तो डमी मॉडल है ये, ऐसा बना लो। इसमें यह ध्यान रखना है आपको कि ये वाला पार्ट जो है ये है जम्मू का, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये लद्दाख का है। फिर हमें क्या करना है, यहां से एक लाइन निकालनी है, इसके दो पार्ट कर देने, एक पार्ट जो है ये हिमाचल का है और एक पार्ट जो है ये पंजाब का है। फिर इस लाइन के ऐसे करके यहां पे कनेक्ट करना है, ये पार्ट राजस्थान का है और बचा हुआ पार्ट यहां पे गुजरात का है। तो अब देखो, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भाई बताओ पाकिस्तान के साथ कौन कौन से नेशंस की सीमा लगती है, कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, राज्य जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले होगा जम्मू कश्मीर, उसके बाद होगा लद्दाख, और लद्दाख के बाद होगा पंजाब, पंजाब के बाद होगा राजस्थान, राजस्थान के बाद होगा गुजरात। ये पॉइंट समझ में आ गए। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई ये बताओ अफगानिस्तान के साथ कौन सी सीमा जुड़ी हुई है। तो केवल और केवल दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो कि जो लद्दाख का बॉर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ जुड़ता है इनके साथ में। क्यों? क्योंकि जम्मू का एक बड़ा पार्ट जो है वो लेफ्ट में ही यहीं पर छोड़ दिया गया है, इसी रीजन में ही छोड़ दिया गया है। मैप पर अगर आप देखेंगे तो और भी क्लियर होगा, अभी आगे हम उस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि बताओ चाइना के साथ में कौन सा बॉर्डर जुड़ता है, कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो सबसे पहले लद्दाख, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में सिक्किम। देखो यहां से आप आगे बढ़े तो ये पार्ट है नेपाल का, नेपाल के बाद थोड़ा सा और आगे गए सिक्किम, सिक्किम के बाद थोड़ा सा और आगे गए भूटान, और भूटान के बाद थोड़ा सा और आगे गए, ये पार्ट आपका उत्तराखंड का भी बीच में रह गया था, तो ये है अरुणाचल प्रदेश का रीजन। तो क्या हमें करना है, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, और सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हुआ। इसके बाद में आ जाओ इस साइड में, अगर पूछा जाए कि बताओ नेपाल के साथ में कौन कौन से स्टेट्स जुड़े हुए हैं, तो आपको आंसर करना होगा। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, उत्तराखंड जुड़ता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यूपी जुड़ जाएगा, यूपी के बराबर में चलेंगे तो दोस्तों बिहार जुड़ जाएगा, बिहार के बराबर में आएंगे तो बंगाल जुड़ जाएगा, और बंगाल के ऊपर की तरफ जाएंगे यहां पे तो ये सिक्किम जुड़ जाएगा। इसी तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि बताओ भूटान के साथ में कौन कौन से बॉर्डर्स जुड़े हुए हैं, तो भूटान देख लो,
भूटान के जस्ट बराबर में सबसे पहले इधर देखो सिक्किम स्टार्ट करेगा, सिक्किम के बाद में बंगाल स्टार्ट करेगा, बंगाल के बाद में असम स्टार्ट करेगा और असम के बाद में अरुणाचल प्रदेश स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा यहां तक हुआ। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं म्यांमार के साथ में जुड़े हुए स्टेट्स, या फिर म्यांमार के जो स्टेट्स हैं वो तो बड़े इजी हैं। अरुणाचल के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद में दोस्तों मणिपुर, और मणिपुर के बाद में है मिजोरम। ये जो स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश से शुरू करके, ये सारे स्टेट एक्चुअल में किसके हैं? म्यांमार के साथ जुड़ने वाले स्टेट्स हैं। म्यांमार जो कंट्री है भारत का पड़ोसी देश, इसके साथ में। अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। बांग्लादेश के साथ सबसे पहले हम लोग बांग्लादेश को समझने के लिए एक मैप का यूज करेंगे, एक बहुत ही रॉ मैप का यूज करेंगे। देखो ध्यान से आप लोगों को समझना है, ये हमारा वो रॉ मैप है जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं। और एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पार्ट को यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, ये वाले पार्ट को। जस्ट बराबर में आ जाते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के साथ में बराबर में सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ये है त्रिपुरा का, फिर ये वाला जो पार्ट है ये है मिजोरम का, और फिर ये बड़ा वाला जो पार्ट है ये है असम का, और असम के भीतर वाला जो पार्ट है ये है मेघालय का, और ये वाला जो पार्ट है ये है बंगाल का। अब देखो ध्यान से एक बार फिर से आप देख सकते हैं, हमने क्या किया था, पहले एक बड़ा ब्रैकेट बनाया बॉक्स, फिर हमने उसमें एक छोटा बॉक्स बनाया, और फिर मैंने आपको बोला कि इस छोटे बॉक्स में ऐसे करना है। ये वाला जो पार्ट है ये त्रिपुरा का है, और फिर दूसरा जो पार्ट है वो मिजोरम का है, और फिर यहां पे मैंने बोला आपसे असम है, असम के अंदर मैंने आपसे बोला मेघालय है, और लेफ्ट साइड में यहां पे बंगाल है। तो आपको अपने ब्रेन में सोचना है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, फिर अंदर एक और बॉक्स बनाया, फिर नंबर 1 पे हमने बनाया त्रिपुरा, फिर नंबर 2 पे हमने बनाया मिजोरम, फिर बड़े बॉक्स में हमने लिखा असम, फिर असम के अंदर एक और बॉक्स बना के लिखा मेघालय, फिर उसके बाद में हमने लेफ्ट साइड में लिख दिया बंगाल। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वो स्टेट्स हैं जो जुड़ते हैं किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। बड़े इजी तरीके से चीजें समझी जा सकती हैं, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, और बहुत दोस्तों ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला तो ध्यान ये रखना है कि हम ज्यादा ना पढ़ें, हम लिमिटेड पढ़ें। अब जैसे यहां पे जनगणना है तो ये तो स्टैटिक है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, इसमें कोई ऐसा खास डिटेल नहीं है। सेम वे में पॉपुलेशन पर भी कोई खास पॉइंट नहीं है, ये तो आपको बड़े बड़े राज्यों की जनसंख्या, उनका क्षेत्रफल याद ही करना पड़ेगा, ये तो स्टैटिक डेटा होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सर इसकी प्रैक्टिस हमें कैसे करानी है, इसकी प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर, हमारे चैनल के साथ ही लिंक जुड़ा हुआ है, ये जिस समय आप क्लास देख रहे हैं ये रिकॉर्डेड क्लास है, मैं आपको पहले ही बता दूं। टेलीग्राम पर ये जो आप देख रहे हैं, इस टेलीग्राम पर जब आप जाएंगे तो उस टेलीग्राम के ग्रुप में आपको एक तो पीडीएफ मिलेगी, क्लास की पीडीएफ, और दूसरा दोस्तों क्लास की पीडीएफ के साथ साथ हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए डेली प्रैक्टिस पेपर का हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो उस डेली प्रैक्टिस पेपर में इस डेटा पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, आराम से आप लोग कर लोगे, इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। सेम वे में यहां पे आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन में हिंदू पॉपुलेशन की बात करें, जो आजकल एजेंडा चल रहा है, नेशनल एजेंडा है हिंदुइज्म का। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा कहां पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है, फिर उसके बाद दादरा नगर हवेली, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। तो ये आप देख सकते हैं ये भी स्टैटिक डेटा है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग लिंग अनुपात, मानव लिंग अनुपात। ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव लिंग अनुपात का। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, उसमें जो जनगणना की जाती थी 1000 पर होती हो या मान लो 100 पर होती हो, लेकिन उसमें बेस कौन होता था, फीमेल। उसमें गणना होती थी कि फीमेल 1000 हैं तो मेल कितने हैं। और आजकल जो होता है वो होता है 1000 अगर मेल्स हैं, 1000 अगर मेल्स हैं तो उन 1000 मेल्स के शेयर में, उन 1000 मेल्स के शेयर में कितनी फीमेल आ रही हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या बनाना पड़ता है, कपल बनाना पड़ता है टू रिप्रोड्यूस अगली पीढ़ी के लिए। तो यह माना जा रहा है कि 2011 में 943 का डेटा है। उसके बाद अगर बात करें जो मीडियन एज है, जिसपे दोस्तों क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, वो है 27.6। अभी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की, यूएसए की एक रिपोर्ट आई थी कुछ साल पहले, उसमें बताया गया था कि 28.7 के आसपास मीडियन एज भारत की हो सकती है। तो आप ध्यान रखें
लगभग इसी के आसपास का आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। उसमें ऑप्शन में बहुत डिफरेंसेस होंगे, 40 30 इतना होगा, आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अराउंड 36 करोड़ के आसपास की आबादी थी हमारी जिस समय पे हमारा देश आजाद हुआ था। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बताओ बड़े कंट्रीज के कंपैरिजन में किस तरीके से हमारा देश स्टैंड करता है पॉपुलेशन के मामले में, तो पॉपुलेशन के मामले में हम जो स्टैंड करते हैं उसमें 1872 में फर्स्ट सेंसस हमारे देश में होती है, पहली जनगणना होती है, और वो लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी। मेयो उस समय पे शासनकाल में थे। फिर 1881 में हमारी सेकंड सेंसस होती है, और ये पहली वाली जो सेंसस है वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, जबकि ये फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हमारी है। इसके बाद में हम देखते हैं कि आबादी 1951 में जब फर्स्ट सेंसस हमारा हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी के बाद का जो पहला सेंसस था, उसमें यह पता चला कि भारत की जो आबादी है, भारत की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 36 करोड़ है, 36 करोड़ की आबादी है। अब जरा आप ये देख लो कि आज की स्थिति क्या है दुनिया में, आज हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो देश है वो है चाइना। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया है पहले नंबर पे, लेकिन अभी तक हमारी ऑफिशियल रिपोर्ट 2011 में 21 में आपको पता है सेंसस नहीं हुई है, केवल डाटा बेस्ड है, केवल किस पर, अजम्पशन पर। तो यहां पे चाइना इंडिया में दोनों में से किसी को भी हम लोग रख सकते हैं, इधर चाइना इधर इंडिया रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि चाइना को फर्स्ट पे रखूंगा तो 2011 का जो सेंसस हुआ था, 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके बेसिस पर मैं यहां रख सकता हूं इसको। तीसरे पे फिर आ जाएगा दोस्तों यूएसए। अगर यूएस की पॉपुलेशन की बात करूं तो केवल और केवल बिहार और प्लस उसके साथ साथ यूपी, उत्तर प्रदेश, इनकी आबादी को मिला दोगे तो 32 करोड़ की पॉपुलेशन निकल के आ जाएगी। फिर उसके बाद में फोर्थ प्लेस पर आ जाता है दोस्तों यहां पे, चलो यहीं पे लिख देते हैं, इंडोनेशिया, जिसकी आबादी है तकरीबन 26 करोड़। और आप लोगों का होमवर्क है यहां पे, आपको बताना है कि 2-3 देशों को पीछे पछाड़ते हुए भारत का कौन सा पड़ोसी देश आ चुका है यहां इस स्थान पर, कौन सा नेबरिंग कंट्री आ गया है, 5th प्लेस पर कौन सा नेबरिंग कंट्री आ गया है, ये आपको बताना है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं भाई साक्षरता दर की, साक्षरता दर जिसको लिटरेसी रेट कहते हैं, वो कितना है, वो है 74.04%, 65.46 ये है फीमेल का और 82% ये है मेल का। विच मींस कि 100 में से 74 बॉयज पढ़े लिखे हैं, या अगर ऐसे ना करें तो मेल कर सकते हैं, और 100 में से 65 फीमेल पढ़ी लिखी हैं। तो दोस्तों कितनी एक प्रॉब्लमेटिक बात है, यहां लगभग 17 मेल ऐसे होंगे जिनको अल्टीमेटली केवल इलिटरेट फीमेल से ही मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो आप कैलकुलेट करके देख लेना। देखो 74 यहां पे है और यहां पे कितना है, 65 है, तो यहां पे कितनी फीमेल पढ़ी लिखी नहीं है, 35 फीमेल यहां पे पढ़ी लिखी नहीं है, और यहां पे कितने मेल पढ़े लिखे हैं, 26। अब आप इन दोनों का गैप देख लो, इन दोनों का आप गैप देख लो, जो गैप है उसमें कुछ ऐसे होंगे जिनको दोनों को बिना पढ़े लिखे जोड़े बनेंगे। बिना पढ़े लिखे जोड़े मतलब न महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी न पुरुष पढ़े लिखे होंगे, और बीच में जो मेल बचे रह गए, अब महिलाएं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन मेल पढ़े लिखे रह गए, तो 17 के आसपास ऐसे मेल निकल करके आ जाते हैं जिनको 17 फीमेल से शादी करनी पड़ती है। और ये मेल जो है वो दोस्तों क्या होते हैं, लिटरेट होते हैं, लेकिन ये फीमेल जो है वो क्या होती हैं, इलिटरेट होती हैं, अनपढ़ होती हैं। तो इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हर 100 में 17 परिवारों में ऐसा हो रहा है, इसीलिए ये बढ़ाया जा रहा है लगातार। ग्रामीण साक्षरता का यानी कि जो अर्बन रूरल गैप है उसका क्वेश्चन सीडीएस में आ चुका है, इसीलिए यहां पर मैंने ये स्टैटिक डेटा रखा हुआ है। केरल की हाईएस्ट है, बिहार की लोएस्ट है। और इसके साथ साथ दोस्तों यहां पे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ये बताओ भाई कौन सा ऐसा कंट्री है, सॉरी कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसकी आबादी, जिसकी क्या कह सकते हैं, लिटरेसी रेट, जिसका लिटरेसी रेट अच्छा है। तो देखो लोएस्ट लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करूं, लोएस्ट तो ये है दादरा नगर हवेली का, और अगर मैं बात करूं दोस्तों हाईएस्ट का तो ये है
लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का 92% के समथिंग है और दादरा नगर हवेली का 77.2% के समथिंग है। तो देखो इस पर क्वेश्चन आपको पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये 77.2% वाला 100% आ सकता है। अगर मैं बात करूं, कल्चर हमारी बहुत पुरानी है, हिंदू दर्शन हुए, पुराण हुए, रिलीजियस जो हमारी बुक्स हैं वो हुई, इनसे हमारे लिटरेचर का एक ग्राउंड तैयार होता है और हमारे देश में धर्म, कर्म, योग, मोक्ष, इन चीजों को स्टैब्लिश किया गया है। स्टूडेंट के तौर पे आपका जो धर्म है, आपकी जो ड्यूटी है, दैट इज टू स्टडी। लेकिन हम कभी कभी अपने रास्ते से भटक जाते हैं। मैं भी मानता हूं कि अदर थिंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस टीनेज, एंड बिकॉज वी आर द प्रोडक्ट ऑफ यूरिया एंड डीएपी एंड अदर फर्टिलाइजर्स, तो भाई हम रुक भी नहीं पाते कुछ चीजों को करने से। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने मां बाप के ड्रीम को, उनके सपने हैं या जो वो अपनी सोसाइटी के अंदर चाहते थे खुद करना, किसी कारण से नहीं कर पाए और अपना ड्रीम उन्होंने हैंड ओवर किया है टू यू। सो दैट इज द ड्यूटी ऑफ एनी स्टूडेंट, एनी सन, एनी डॉटर, कि भाई वो अपने आप को स्टैब्लिश करके दिखाएं, अगर हड्डियों में पानी नहीं भरा हुआ है तो। नहीं तो फिर आप कुछ भी करो, देखो कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती ज्ञान देने की, इसीलिए हम कोई बार बार आपसे बोल भी नहीं सकते ये चीज। लेकिन हाँ, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं सीडीएस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, हो सकता है आपके पास टाइम कम हो सकता है आपके पास जॉब हो सकता है आप बहुत कम स्टडी कर पाते हो, तो प्लीज चाहे 2x पर देखें लेकिन पूरा वीडियो देख लें, इससे आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरी तरफ बात करें तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्वेश्चन आ जाता है। हम सभी जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये दुनिया का एक ऐसा पॉइंट है जो भारत, एक ऐसी लाइन है जो भारत से होकर के जाती है और इंडिया में दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इस लाइन को बोलते हैं, जो कि 8 स्टेट्स से होते हुए गुजरती है। यहां पर मैंने दिया हुआ है कि कितने नेशंस हैं जिनसे होते हुए ये लाइन गुजर जाती है। स्टैटिक डेटा की यहां पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ये कंट्रीज हैं। इनमें से आप लोगों को थोड़ा सा यहां पे सेग्रीगेशन करना होगा कि किस कॉन्टिनेंट से कौन से और कितने नेशंस जो है वो इंक्लूड करते हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है। वैसे यहां मैप में भी मैंने दिया हुआ है, लेकिन स्टैटिक डेटा का है तो बहुत एलेबोरेशन नहीं होगा। दूसरा, ये आप देख सकते हो कि ये वो स्टेट्स हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जिसमें त्रिपुरा और मिजोरम जो है उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के स्टेट हैं, ना कि भारत के मुख्य भूमि जो सेंट्रल इंडिया है उसके। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना। इस पूरे मैप में आपको ये ध्यान रखना है, ये जो मैंने आपको दिखा रखा है इन बेसिकली कहें लाइंस के बारे में। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं कि भाई जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, पीछे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कितने नेबरिंग कंट्रीज हैं और कौन कौन से नेबरिंग कंट्री की कितनी लंबी हमारे साथ सीमा जुड़ी हुई है। तो जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है दोस्तों, ये है किसका? बांग्लादेश का। लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। अगर शॉर्टेस्ट बॉर्डर की मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पे आप देख सकते हैं अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो भाई क्या है? सबसे छोटा। ठीक है, स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान का है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछे जाने के काफी चांसेस हैं। इसके साथ, क्योंकि पाकिस्तान जिसके साथ हमारा कंटिन्यू डिस्प्यूट रहता है, उसकी सीमा कितनी लंबी है ये भी पूछा जा सकता है। चाइना के साथ में आपको पता है मैकमोहन लाइन है। पाकिस्तान के साथ में पीछे मैंने आपको बता दिया था रेड क्लिफ लाइन है। तीसरा, अगर बात की जाए अफगानिस्तान के साथ में, तो यहां पे दोस्तों हमारी जो लाइन है इसका नाम है ड्यूरंड लाइन। तो ये जो ड्यूरंड लाइन है, मैकमोहन लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है, इनका आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप अपना टास्क जरूर करें और वो करके टेलीग्राम पर हमें पोस्ट जरूर करें कि आपने ये काम कंप्लीट किया है। डे टू डे टास्क आप लोग लगातार कर रहे हो, जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी भी पता चलेगी। तो यहां पर आपको यह बताना है कि ये किस टाइम पर लाइंस बनाई गई थी, ये वाला पॉइंट जरूर ध्यान रखें। अब आ जाते हैं दोस्तों और आगे। हमारी जो कोस्ट लाइन है उसमें जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनता है वो किसका है? गुजरात का। ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। डिजिट्स को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि 1214 किलोमीटर का है ये, लेकिन इससे याद करने का कोई औचित्य, कोई हमारा टारगेट नहीं है, ना ही ये लंबाई एग्जाम में आपको कभी पूछी गई है। दूसरी तरफ आ जाएं तो ये है हमारा शॉर्टेस्ट बॉर्डर। तो अगर मैं बात करूं लंबे की तो मैं उसको दूंगा L, और अगर मैं बात करूं शॉर्ट की तो उसको दूंगा मैं S। तो यहां पर आप देखो, ये है
L1, तो समझ गए सबसे लंबा है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश पे आ जाए तो ये है L2, यानी कि ये सबसे छोटा दूसरा है। अगर मैं बात करूं कि भाई स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो ये है S1, यानी कि सबसे छोटा है। और अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल की, तो ये है दोस्तों S2, यानी कि दूसरा सबसे छोटा है, गोवा से बड़ा। गुजरात से ठीक छोटा, तो आंध्र प्रदेश का गुजरात से ठीक छोटा है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहां पे क्वेश्चन हमारा जो पीछे आया हुआ था कि जो हमारी कोस्ट लाइन है वो कितनी बड़ी है, तो दो प्रकार की हमारे पास कोस्ट लाइन है। ये जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन लैंड, और मेन लैंड में भी ये मेन लैंड की कोस्ट लाइन है। तो यहां पे गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, इस साइड में तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इसके अलावा ओडिशा और बंगाल है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये वो सारे स्टेट्स हैं। वेस्टर्न बॉर्डर पे नंबर ऑफ स्टेट्स ये हैं, और ईस्टर्न बॉर्डर पे, वेस्टर्न बॉर्डर ये हुआ और ईस्टर्न बॉर्डर ये हुआ, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे दोनों के बारे में। और अब क्वेश्चन आ सकता है कि इनको मिला के कितनी लंबी तटरेखा बनती है, तो मेनलैंड की जो कोस्टलाइन है वो 5422 किलोमीटर लंबी है, और अगर आइलैंड कोस्टलाइन की मैं बात करूं तो 2094 किलोमीटर लंबी है। और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, अगर दोनों को ऐड कर दूं, यानी कि मैं बोलूं अगर बताओ टोटल कोस्टलाइन कितनी बड़ी है, तो 7516 किलोमीटर की लंबाई है किसकी, टोटल कोस्टलाइन की। दोनों को मिलाकर टोटल हमारी जो तटरेखा है वो इतनी लंबी है। अब यहां पे दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास जो आइलैंड्स हैं वो भाई कौन कौन से हैं। अंडमान निकोबार पर स्पेशली फोकस किया जाता है हर बार एग्जाम में, यानी कि आप अगर सीडीएस दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स हैं उनमें कौन सा आइलैंड किस साइड में है, इसको तो आप बिल्कुल घोट के पी जाइए। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, बिल्कुल प्राइमरी पॉइंट से ही शुरू करेंगे। ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं नॉर्थ अंडमान। उसके बाद दूसरा ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं मिडिल अंडमान। उसके बाद ये तीसरा जो पार्ट है इसको बोलते हैं साउथ अंडमान। यहीं पे है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर ये यहीं पे है। इसके साथ साथ हम आ जाते हैं तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। इसके बाद यहां से होते हुए 10 डिग्री का चैनल गुजर रहा है, और यहां पे आप देख रहे हो ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं ये भी अंडमान के साउथ में निकोबार वाले पार्ट हैं, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे नीचे यहां पे आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है। ठीक है, भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स की संख्या कितनी है, 18 है। और ये आपको पता होगा जो सारा प्लान है वो यूनेस्को की तरफ से इश्यू किया जाता है। यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो भी बनाता है और बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बनाता है, और इन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है जिसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो ये इसके अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो ये ग्रेट निकोबार है इसी में पड़ता है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये हमारी आज की क्लास थी। इस क्लास से अगर आप लोगों को हेल्प मिली है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि पहले कौन से टॉपिक करवाए जाएं, और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप चाहें तो होमवर्क वाले कमेंट में भी दे सकते हो, आप चाहें तो टेलीग्राम पर भी आप लिख के हमें भेज सकते हो। लेकिन यह जरूर ध्यान रखो कि कंटिन्यूटी बना के रखनी है। अगर आप लोग बिल्कुल घर पर नहीं भी पढ़ते तब भी अगर आप ये क्लासेस देख के अपना होमवर्क भी करते रहते हो, तब भी इन क्लासेस के कंप्लीट होने के बाद एक रिवीजन की मैराथन में आपकी लूंगा, जिससे कि एग्जाम के ठीक पहले आपकी प्रिपरेशन फिर से रिन्यू हो जाएगी, फिर से रिनोवेट हो जाएगी, और आपको बिना कुछ करे धरे आराम से 70% तक सिलेक्शन के चांसेस आपके बनेंगे। अगर आपने पहले से भी पढ़ रखा है तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपका रिवीजन जरूर होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कीपिंग पेशेंस एंड वॉचिंग दिस क्लास। शेयर करिए अगर अच्छी लगी है तो, कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। ट्यून अप रहिए, मिलते हैं अगली बार अगली क्लास में। जय हिंद।